नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। अगर एक महीना पहले किसी को बोलते शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए तो लोग डर जाते। वो डरने की बात भी थी, बाजार धड़ धड़ कर टूटता चला जा रहा था। लेकिन अप्रैल महीने में इतनी सॉलिड रिकवरी हुई कि सबको चौंका दिया बाजार ने। और अब ये सब जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेन मिस हो गई या फिर निवेश का फिर से मौका आएगा। इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय खटूरिया जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉफिट्स फर्स्ट के फाउंडर हैं। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार नमस्कार रजत जी, थैंक यू सो मच। फिर से आपके साथ मिल रहा हूँ, फिर से आपके साथ एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका हमेशा से इंतजार रहता है और व्यूअर्स आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या नजरिया रखते हो स्टॉक मार्केट पे और पर्सनल फाइनेंस पे। हम बात पहले तो शेयर बाजार की कर लेते हैं। ये शेयर बाजार में हो क्या गया, ये अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का खौफ जो था वो अब नहीं रहा, क्या खत्म हो गया? ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही चुप हुए वैसे ही स्टॉक मार्केट भागना शुरू हो गया। आप कैसे देख रहे हो अभी बाजार को? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। और 7 अप्रैल का मुझे आज भी दिन याद है, क्योंकि मैं वृंदावन जा रहा था। मेरा आचार्य अनिरुद्ध जी के साथ एक प्रश्नावली थी वहां पे, प्रश्नोत्तरी कहते हैं, सॉरी। तो उस पे जा रहा था, तो मैंने जो मेरा रूल होता है इन्वेस्टिंग का, तो मैंने उसके हिसाब से देखा दोपहर के 3 सवा 3 बजे मार्केट्स को। और मैंने देखा कि हाहाकार मचा हुआ है, और मार्केट्स तो मतलब करीबन 4,000 पॉइंट नीचे गिर गई थी। फिर वो कुछ रिकवर हो हा के करीबन 2700 2800 पॉइंट से ऐसा कुछ नीचे थी। और जम के सारे जो मैं ईटीएफ्स खरीदता हूँ वो सारे लाल लाल एकदम, कोई 3% गिरा है, कोई 4% गिरा हुआ है, कोई 5% से ज्यादा गिरा हुआ है। और क्योंकि मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ नैस्डैक में, और इस समय वो तो और भी ज्यादा गिरे हुए थे, क्योंकि पिछली रात बहुत गिरावट हुई थी। और मैंने उस दिन रजत जी जम के परचेज करी। और निफ्टी उस दिन 21,700 के आसपास जो है टच करके आई थी, 21,700 के आसपास टच किया था। और मैंने उस दिन बहुत परचेज करी। मेरे घर वाले तक बड़े बड़े संशय में आ गए, यार तुम क्या कर रहे हो, मार्केट्स और गिर सकती है और गिर सकती है। मेरे को पता था कि ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट्स हो सकता है 5-6% और गिर जाए, पर इसके बाद अगर रिबाउंड मारेगी तो बहुत अच्छा मार सकती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 7 अप्रैल से आज कुछ दिन के अंदर, 2-3 हफ्ते के अंदर, आज मार्केट्स 21,700 से करीबन 24,300 24,400 के आसपास पहुंच गई, जो कि अपने आप में 11 से 12% का राइज है इन टोटल। और ये कितने देर में हुआ? ये 2 से 3 हफ्ते में हुआ। तो मार्केट्स जो हैं वो हमारी कभी सुनने ना सुनने वाली थी, ना सुनने वाली हैं। हमारे को मार्केट्स के हिसाब से चलना चाहिए, और मार्केट से सिर्फ सिर्फ एक ही सुर कहता है, जब मैं गिरूं मुझे खरीद लो। ठीक है, ताकि आपके पास मेरे मेरे ज्यादा शेयर आ जाए, आपके पास मेरे मेरे ज्यादा यूनिट्स आ जाए, ताकि आगे जाके आप ज्यादा अच्छा पैसा कमा सको। तो ये जो बात है ये मार्केट्स करती है, और मार्केट्स को अगर ये हम समझने लग जाए तो हम एक सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं। अब जो लोग ने टाइम करने की कोशिश करी, अरे मैं और वेट करूंगा, ये वही लोग हैं जब मार्केट 25,000 हुई थी तो कहते थे कि मैं 24,000 पे खरीदूंगा। जब मार्केट 24,000 हुई तो कहते थे मैं 23,000 पे खरीदूंगा। जब मार्केट 23,000 हुई तो कहते थे मैं 22 पे खरीदूंगा। और जब मार्केट 22 चली गई बोलते अब मैं 20-21 पे खरीदूंगा। और आज वो कह रहे हैं काश बस एक बार और मार्केट 22,000 पे आ जाए तो मैं फिर से खरीदूं। आप सोचते रह जाएंगे, आप कभी भी एंट्री नहीं ले पाएंगे मार्केट्स में। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि आपका ये काम नहीं है मार्केट्स को टाइम करना। हाँ, कोशिश करिए अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी कैपिटल है, मार्केट्स थोड़ी गिरे तो आप ज्यादा खरीद सके। नहीं, 7 अप्रैल का ही दिन क्यों पे? ये आपने बोला, आपको इस समय यकीन होता जा रहा था कि 5% ज्यादा नहीं टूटेगा। और हाँ, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होते चले जा रहे थे, लेकिन सर धड़ धड़ करते टूट रहे थे। एक होता है ग्रीड, एक होता है फियर। फियर इतना हावी कि बस शट डाउन कर दो, कंप्यूटर को खोलो ही मत। इतनी बुरी बिकवाली देखने को मिली थी। तो एक गिरते बाजार में खरीदने की टेक्निक क्या है? सर, गिरते बाजार में खरीदने की टेक्निक देखिए, आपने सही बोला, हम इसको कहते हैं FGH, फियर ग्रीड होप। मतलब 3 चीजों पे मार्केट्स जो है चलती है, कि फियर होता है, ग्रीड होता है, और एक होप होती है कि कल को जाके, होप दोनों तरफ की हो सकती है। होप ये भी हो सकती है कि मार्केट यार 20,000 आ जाएगा तो मैं तब खरीदूंगा। होप ये भी हो सकती है अरे मार्केट तो 27-28 हजार जाएगा तो मैं आज खरीद लेता हूं। देखिए, जब भी आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आप वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके रोजमर्रा के का कैपिटल है, आपका इमरजेंसी फंड नहीं बना हुआ है, आपके पास इंश्योरेंसेस नहीं है, आपका घर खर्चा चलाने के लिए मुश्किल हो रही है, पर आप दोस्तों से उधार लेके या मार्केट से कहीं ना कहीं उधार लेके, लोन लेके, या बिना इमरजेंसी फंड रखे अगर आप निवेश करते हैं, तब आप घबराते हैं। हम वो पैसा निवेश करते हैं जो हमारे इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंसेस के बाद बचता है, खर्चों के बाद बचता है, तो हम इसलिए एक अच्छे तरीके से, नियमित तरीके से निवेश कर पाते हैं। तो निवेश में बने रहने का, या फिर मार्केट में जब थोड़ा हाहाकार मचे तो उस टाइम पे अपने आप को
संतुलित रखने का और उस समय पे ज्यादा परचेज करने का एक ही नियम है कि आप पर्सनल फाइनेंस के जो बेसिक रूल्स होते हैं कि अपना इमरजेंसी फंड बनाना, अपने इंश्योरेंसेस को खरीदना, उनका प्रीमियम देना, अपने खर्चों को मैनेज करना, और उसके बाद जो बच रहा है उससे अच्छे से निवेश करना, लॉन्ग टर्म निवेश करना। ये नहीं सोचना कि आज कोई शेयर खरीद लूं 200 रुपए पे, कल वो 210 हो जाए तो मैं बेच दूं। इसको इन्वेस्टिंग नहीं कहते हैं, इसको सट्टेबाजी कहते हैं। और अधिकांश लोग सट्टेबाजी करने ही मार्केट में आते हैं, और इसीलिए वो मार्केट से नहीं जीत पाते, बिकॉज सट्टे में तो आप इस मार्केट से जीत नहीं सकते, ये नियम है। सर ये ना मैंने खुद फील किया था इस बार मार्केट की गिरावट में, जैसे 2008 में सब प्राइम क्राइसिस की वजह से मंदी आई थी, उसके बाद फिर कोरोना काल हमने देखा, और इस बार की तो गिरावट बिल्कुल ही अलग थी, समझ के बाहर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, उसका असर दुनिया भर के बाजारों में पड़ गया। लेकिन ना सब एक साथ टूट रहे थे, यही समझ में नहीं आता चढ़ेगा क्या पहले। पहले कहाँ रिकवरी आएगी कहाँ नहीं आएगी किसी को नहीं पता, और पुराना सामान ही नहीं बिक रहा था जो 2024 सितंबर में ले लिया, वो इतनी बुरी तरह हम्म। नीचे जा रहे थे कि हमको ये हम्म। सोचना सही खरीद रखा है कि खराब हम्म। खरीद रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ कुछ तो अभी हम्म। वापस आए भी नहीं, कुछ स्टॉक्स लाइफ हाई पे पहुंच गए। तो हम्म। कैसे चुने खिलाड़ी, और क्या स्थिति जो बहुत खराब हो जाती है उसमें रिकवरी आ जाती है, लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। देखिए आपका रजत जी जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत हमें साइकोलॉजी लेवल पे समझना पड़ेगा। मैं आज भी लोगों से पूछता हूं कि जो चीज आपको समझे, मैं रिलायंस का एग्जांपल लेता हूं। रिलायंस का शेयर पीछे 1600 रुपए चला गया, फिर 1100 रुपए आ गया। तो 1600 रुपए पे भी खरीदार तो थे उस टाइम, लोग खरीदना चाहते थे। तो जो चीज 1600 रुपए में आप खरीदना चाहते थे, आपको अच्छी लग रही थी, वो 1100 पे अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्या कंपनी का कोई फंडामेंटल बहुत तेजी से बदल गया हो, या फिर कुछ बहुत मेजर चेंज आया हो? ऐसा तो नहीं हुआ है। उस टाइम 1600 पे भी अच्छी कंपनी थी, आज 1100 पे भी अच्छी कंपनी है। मार्केट्स की पिटाई होगी। देखिए आपको समझना पड़ेगा, मार्केट्स में दो तरह के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करता है, फिर उससे कोई नहीं बचेगा, चाहे कंपनी अच्छी हो चाहे कंपनी खराब हो। इसका मतलब है युद्ध हो गया, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से आपका कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, या कोई ग्लोबल इवेंट हो गया जहां पे पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट आ सकता है, जैसे इस बार हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के केस में, ग्लोबल इवेंट हुआ था। तो ये होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इस सिस्टमैटिक रिस्क का इंपैक्ट रिलायंस पे भी आएगा, टीसीएस पे भी आएगा, इन्फोसिस पे आएगा, और छोटे शेयर्स पे भी आएगा। पर कुछ होते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? वो कंपनी के अधीन होता है। समझिए अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो सिस्टमैटिक रिस्क तो आया, पर अगर उन्होंने बंद कर दिया तो ज्यादा इंपैक्ट किसको आएगा? आईटी को आएगा, हेल्थ केयर को आएगा। तो आपने देखा आईटी और हेल्थ केयर के शेयर्स बहुत तेजी से नीचे गिरे, पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख थोड़ा बदला तो वो वापस रिबाउंड होने लग गए। आप अच्छी चीज खरीदेंगे तो वो वापस आ जाएगी, आपको पैसा बना के देके जाएगी। आप कचरा खरीदेंगे, मैं लोगों को कहता हूं, हम लोग यहाँ कचरा बिनने वाले हो चुके हैं। ये जो कचरा बिनते हैं ना लोग, कि भाई गए और जो बचा हुआ ले लिया। हम लोग देश की टॉप 500 कंपनीज में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? हमारे देश की टॉप 500 कंपनी में सबसे पहली 100 कंपनी लार्ज कैप है, अगली 150 कंपनी मिड कैप है, उसके अगली 250 कंपनी स्मॉल कैप है। ये 500 कंपनीज के बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। पर रजत जी, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई मेरे को कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मिल जाए, 10 10 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, जो अगले 2 साल के अंदर 5,000 की हो जाए, 100 की हो जाए, 200 की हो जाए। तो ये तो फिर आप कचरा बिनने वाला काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, पर आप क्वालिटी स्टॉक्स लोगे, अच्छी कंपनियों में निवेश करोगे, जो कंपनियां देश में योगदान कर रही हैं, जिनकी कोई स्टैंडिंग है, तो डेफिनेटली वो आज थोड़ा 30 40% नीचे भी जाएंगी, पर हो सकता है कि कुछ समय में रिबाउंड कर जाए। मैंने ऐसे काफी शेयर्स देखे अभी मिड कैप स्पेस में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो वो रिकमेंडेशन की तरह साउंड करेंगे। बट बहुत सारे शेयर्स मैंने देखे जो वी शेप रिकवरी करी, जिन्होंने, जो ऐसे 40% गिरे और उसके बाद विद इन 15 डेज 70 80% ऊपर भी चले गए, यानी उन्होंने सारी रिकवरी कर ली जो भी उन्होंने लॉस किया था। और कुछ केसेस में तो वो आगे भी निकल गए। तो अगर आप वैल्यू स्टॉक्स खरीदते हैं, अगर आप काम के स्टॉक्स खरीदते हैं, अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। दूसरी बात है, भाई साहब आप नौकरी करते हैं, आपका व्यवसाय है, आप अपना काम पे चले गए हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कौन सी स्टॉक को स्टडी करूं, कौन सी कंपनी खरीद रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं, नहीं समझ आ रहा, रिजल्ट्स पढ़ने नहीं आते, तो आप आराम से म्यूचुअल फंड खरीदिए, आप इंडेक्स खरीदिए, निफ्टी 50 खरीदिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीदिए, निफ्टी मिड कैप 150 खरीदिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 खरीदिए, बास्केट बना लीजिए। जितना रिस्क ले सकते हो, अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो ज्यादा स्मॉल कैप ले लीजिए, कम रिस्क ले सकते हो तो ज्यादा लार्ज कैप ले लीजिए। तो इस तरीके से अपना बास्केट बनाइए, क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनी है, 50 कंपनी में से हो सकता है 20 नीचे जाएंगी, 30 ऊपर जाएंगी, 30 नीचे जाएंगी, 20 ऊपर जाएंगी। इससे क्या होगा, कभी भी आप जीरो नहीं होंगे। पर कुछ लोग कोशिश करते हैं कि मैं 1 लाख रुपए का वो स्टॉक ले लूं जो 5 रुपए का चल रहा है, 8 रुपए का चल रहा है, और आगे जाके ये 800 का हो जाएगा, और वो पता चलता है वो जीरो हो गया, तो पूरा 1 लाख का 1 लाख जीरो हो जाता है। पर यहीं अगर आप 1 लाख निफ्टी में डालते, तो अगर आपने सितंबर में भी डाला होता, तो वो 1 लाख ज्यादा से ज्यादा 85,000 हुआ होता। सिर्फ 85,000 हुआ होता, मतलब यानी 15% ही, 15 या 17% डाउन हुआ होता, उससे ज्यादा डाउन नहीं हुआ होता। और आज वो रिकवर कर रहा होता, आपको डर नहीं लगता, कम लगता। पर कुछ स्टॉक्स जो आप लोग ने 1 लाख रुपए के लिए, वो हो सकता है 20,000 के रह गए हो, 30,000 के रह गए हो,
और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये बचे हुए 20-30 हजार के भी रखूं, बेच दूं। जब आप वो लाल देखते हैं 70-70 हजार का, तो मन नहीं करता बेचने का। आपको लगता है कि नहीं जी, होप है, कल को ये ठीक हो जाएगी कंपनी, वो सुबह तो एक दिन आएगी। ये सब चलता है माइंड में, और आप पर फर्दर नहीं ले सकते। जब निफ्टी 85 हजार हो गया, समझिए 1 लाख रुपए आपने डाला, वो 85 हो गया, 83 हो गया, आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है देश की 50 कंपनी कहीं मर रही नहीं है, वो आगे अच्छा कर लेंगी। तो हो सकता है आपने 1 लाख रुपए डाला, वो 83 हो गया, आपने 83 पे 83 और डाल दिया कि चलो ठीक है जी, यहां पे भी मैं बाइंग कर लेता हूं, तो आपकी एवरेज हो गई, और आगे जाके आप उसको रिकवर कर लेंगे। इस स्ट्रैटेजी को मार्टिंगल कहते हैं, जिसके बारे में हम और चर्चा कर सकते हैं, बट ब्रॉडली हम इसको, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। राइट, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है, अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना आता फिर म्यूचुअल फंड में कर लो। लेकिन सर अभी आपने ना कुछ रिस्क की बात की थी, हम्म। तो उसमें ना हमको ये तो पता होता नहीं कि आगे क्या खड़ा हुआ हमारे आगे, ये तो बिल्कुल अंधेरी सड़क है जिसके ऊपर गाड़ी चल रही है। अब हमारे बिल्कुल। सामने खड़ा हो गया है ये जो टेंशन शुरू हो गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत ही जी। गंदी हरकत कर दी इस बार आतंकवादियों ने। अब जी। दोनों देश आपस में भिड़ गए, और हमारी सरकार तो ऐसी है कि अब वो बैकफुट पे आएगी नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री एक्शन होगा। जी। तो इस युद्ध का शेयर बाजार पर क्या असर देखते हो आप? देखिए, युद्ध अगर जब हुआ भी तो, होगा अगर ये शेयर, युद्ध हुआ तो। देखिए मैंने क्या बताया, सिस्टमैटिक रिस्क, तो सिस्टमैटिक रिस्क यही होता है कि युद्ध हो गया, ठीक है। तो अब युद्ध हुआ होगा तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी आएगी, और अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जो किसी भी निवेशक को पसंद नहीं है। निवेशक चाहता है कि यार जिस देश में मैं पैसा डाल रहा हूं वहां पे लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अचानक से ओवरनाइट रूल ना बदले, तो उस हिसाब से निवेशक आता है। पर अगर निवेशक को दिखा कि भाई यहाँ पे तो टेंशन लग रही है, तो वो डेफिनेटली पैसा जरूर बाहर निकालेगा। पर अगर आप पिछले 3-4 दिन का माहौल देखें, जब से ये हीनियस क्राइम में कहूंगा जो किया है पाकिस्तान ने, या फिर जो भी ये हुआ है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे उसके बाद से मार्केट्स हमारी ऊपर ही जा रही हैं। दो पाकिस्तानी मार्केट्स हैव गॉन डाउन वेरी बैडली ओवर द लास्ट फ्यू डेज, क्योंकि वहां पे फियर ज्यादा है इस चीज का। इंडिया में लोगों को पता है कि वी कैन फाइट एंड वी कैन अफोर्ड टू फाइट। कुछ लोग होता है ना कि आपको पता होता है यार कि ये लोग लड़ भी सकते हैं और ये अफोर्ड भी कर सकते हैं लड़ना, इनके लिए कोई आफत वाली बात नहीं है, दे विल नॉट रन आउट ऑफ फ्यूल, इनका बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है। भारत $80 बिलियन अपना बजट डालता है डिफेंस पे, और जो दूसरी कंट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो $8 बिलियन डालती है। तो लोगों को पता है यार भारत देश के पास पैसा है इसलिए तो डाल पाती है, नहीं तो वहां 8 बिलियन भी नहीं डाला जाता, यहाँ 80 बिलियन डाला जा रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे तो बड़े देश और भी डालते हैं, जैसे यूएस तो 800 बिलियन डालता है। तो उनको पता है कि दिस इज अ वॉर विच इंडिया कैन अफोर्ड टू फाइट। ठीक है, एक ही फियर रहेगा, वो है न्यूक्लियर का, कि कल को कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गई, जिसके चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटे हैं। पर अगर हो गई और कुछ हो गया तो देखिए फिर किसी का पैसा वैसे भी कोई काम आने नहीं वाला है। तो वी डोंट थिंक ऑफ दीज सिचुएशंस ऑफ लाइफ कि अचानक से कोई न्यूक्लियर वॉर हेड हो जाएगी और सब तबाह हो जाएंगे, तो उस दिन के तो वैसे भी पैसे काम नहीं आने वाले। बट हाँ, डेफिनेटली अनसर्टेनिटी आएगी। अनसर्टेनिटी विल गिव यू सम, मे गिव यू सम डाउनफॉल, बट इट विल नॉट बी अ लेवल की भाई आज आज 24,000 निफ्टी चल रहा है तो निफ्टी 20,000 19,000 हो गया। हाँ, ये हो सकता है वापस 23.5 आ जाए, 23,200 आ जाए, मतलब वो लेवल्स पे वापस आ सकता है अगर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ी तो। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं तो कहूंगा जब ऐसा हुआ तो मैं फिर से उठा के पूरा बोरिया बिस्तरा जितना डाल सकूंगा, जितना मेरी क्षमता होगी, जितना मेरे पास अपॉर्चुनिटी कैपिटल उस दिन रखा होगा अकाउंट में, मैं तो फिर से निवेश कर दूंगा। क्योंकि यही वो समय होते हैं जब आप निवेश कर सकते हो और अपना अच्छा, अच्छी गुड क्वालिटी इंडेक्स को आप सस्ते भाव पे खरीद सकते हो। मैं ये भी बोलना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए पाकिस्तान की जनता के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है मोदी सरकार या फिर हमारा कोई ऐसा देश में इतना आक्रोश है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आतंकवाद और उनके माइंडसेट, जो उनके पॉलिटिकल जी। लीडर्स का और जो उनके आका बैठे हैं उनका जो माइंडसेट है ना, उसके खिलाफ लड़ाई है, आतंकवाद के जी। खिलाफ लड़ाई है। तो मेजर जो अटैक होगा वो आतंकवाद को हटाने के लिए ही होगा। अब हाँ। उसमें अगर उनकी सरकार उनके आतंकवाद को कुछ प्रमोट करने के लिए कुछ उनको ही डिफेंस में ले आती है, तो फिर तो आप ये कह दो कि फिर कोई बात नहीं, बनी। देखिए भाई, मैं इंडियंस हैव अ हिस्ट्री कि उन्होंने सिविलियंस पे कभी अटैक नहीं किया। जी। एंड हमारे पे सिविलियंस पे डेफिनेटली बहुत बार कंटिन्यूअसली इम्पैक्ट हुआ है, अटैक हुआ है, बट वी हैव नेवर अटैक्टेड, एंड आई थिंक वो पॉलिसी हमेशा रहती है हमारी। बट क्या कहते हैं कि वी कांट डिस्काउंट द फैक्ट कि युद्ध हो सकता है, जिसका चांसेस अब प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ रही है डे बाय डे, एंड उसका इम्पैक्ट भी आएगा। बट क्या बहुत सिग्निफिकेंट आएगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ शेक होगा उससे। अच्छा, इसको थोड़ा और देखते हैं बाजार के पर्सपेक्टिव से। क्या कुछ ऐसा होता है जैसे अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, ब्लैक स्वॉन इवेंट भी बोलते हैं उसे, तो वायदा कारोबार में अक्सर हम सुनते हैं ना वो हेज कर लिया, हेज हमने तो, हम्म। मतलब रिटेल क्लाइंट के लिए तो ऐसा कोई है कि वो हेज करते हैं, हमने तो सुना इंस्टीट्यूशंस हेज करते हैं। तो एफएनओ में ऐसी वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो उसमें कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहले ना हेज को हम समझते हैं। हेज ना लाइफ में हम हर जगह यूज करते हैं। जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तभी हम हेज कर रहे होते हैं अपने आप को। हम हेज कर रहे होते हैं
कि जैसे हमारी हेल्थ सिचुएशन खराब होती है, तो हम उसका एक हेज खरीद लेते हैं कि भाई कल को मेरी हेल्थ खराब हुई तो मेरे को जो पैसे 15-20 लाख रुपए लग सकते हैं वो एक इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। पर वो क्यों बेयर करेगी? क्योंकि मैं उसको एक हर साल छोटा 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 प्रीमियम देता रहूंगा, शायद वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का होगा। बाकी आगे जाके लाइफ को भी हम हेज करते हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हमारे जो परिजन हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, उनके लिए एक कॉर्पस होना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके, उनको पैसे की प्रॉब्लम ना आए व्यक्ति के जाने के बाद। तो ये भी एक हेज है और उस हेज के लिए भी हम प्रीमियम देते हैं। इसी तरीके से पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा रिस्क होता है कि अचानक से मेरा 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो एक ही दिन में समझिए 10% गिर के 50 लाख रुपए नीचे हो गया। तो 50 लाख रुपए जो है वो मैं नहीं अगर हिट लेना चाहता, तो देर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन ऑप्शंस कॉल्ड पुट। पुट ऑप्शन कहते हैं हम उसको। तो पुट ऑप्शन की वैल्यू तब बढ़ती है जब वो पर्टिकुलर अंडरलाइंग चीज जो है वो नीचे जाती है। तो समझिए मैंने निफ्टी का पुट खरीद लिया, इस टाइम में मुझे लगता है जी भारत और जो है पाकिस्तान की का युद्ध का चांस है। तो मैंने इतना पुट खरीद लिया कि मेरा पोर्टफोलियो हेज हो गया है। कल को अचानक से अगर मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख रुपए से नीचे जाता है, तो मेरा पुट जो है उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से बढ़ जाएगी और मैं वो पुट बेच के अपने जो है अपनी रिकवरी कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं हम हेजिंग करना। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स, आज तक मैंने खुद भी हेज नहीं किया है कभी भी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर होते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं तो हमारे को ये छोटे मोटे जो ब्लिप्स आते हैं लाइफ के, उससे फोकस नहीं करना चाहिए। मैं लोगों को कहता हूं 2008 जनवरी में मैंने अपनी एसआईपी चालू की थी सबसे पहले, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद निफ्टी 63% करेक्ट हुआ था, 63% करेक्ट हुआ था। और हर बार मैं खरीदता गया, खरीदता गया, खरीदता गया। उस दिन से लेके 5 साल बाद जब मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखा, तो मैंने करीबन सालाना 18 से 19% का रिटर्न कमाया हुआ था। तो ये क्यों कमाया था? क्योंकि जब वो मार्केट गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, तब भी मैं खरीद रहा था। तो हमारा फोकस सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें लंबे समय तक मार्केट में रहना चाहिए। जितना हम लंबे समय तक मार्केट में रहेंगे, ये जो छोटे मोटे ऐसे साइकिल्स आते रहते हैं, उससे हम बचे रहेंगे और हम पैसा जरूर कमाएंगे। मैंने एक एवरेज इन्वेस्टर्स को भी देखा है जो बहुत समय तक मार्केट में रहते हैं, वो अच्छा पैसा बना लेते हैं। बहुत ऐसे एग्जांपल्स है हमारे सामने जो ये हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये सब करना है, आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आप हेज करना चाहते हैं, तो करना कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि कल को कुछ नहीं हुआ तो जो पुट का आपने प्रीमियम दिया होगा वो जीरो हो जाएगा। तो वो इंश्योरेंस के प्रीमियम की तरह है, कि ऐसा नहीं है कि समझे, वो इंश्योरेंस में कभी कभी लोग बड़ा अजीब सा सवाल पूछते हैं कि एक मैंने टर्म इंश्योरेंस खरीदी, मैंने 20,000 रुपए साल का प्रीमियम दिया 20 साल तक, और अगर मैं 20 साल बाद जिंदा रह गया तो जिंदा रह गया तो अच्छी बात है ना, खराब बात थोड़ी है आप जिंदा रह गए हो। तो आप तो तब लेते हो ना जब किसी की डेथ हो जाए। तो ऐसा मत सोचिएगा फिर कि आपने पुट ऑप्शन लिया यार, वो तो पुट का तो वैल्यू भी जीरो हो गई और मेरा पोर्टफोलियो भी नहीं गिरा। अरे बहुत अच्छी बात है आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरा, तो आपने तो एज अ हेज और एज अ सिक्योरिटी उसको लिया था। तो आप चाहते नहीं हो कि जब सिक्योरिटी की चीजें हो वो मतलब काम पे आए। जब आप सीट बेल्ट पहनते हो तो आप ये सोच के नहीं पहनते हो कि यार एक्सीडेंट हो जाए, आप ये पहन के चलते हो कि भाई कल को कुछ हो गया एक्सीडेंट तो आपकी जान जरूर बच जाएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक ऑफ एन हेज। अच्छा, एक और चीज होती है सर, ये अक्सर हम बात करते हैं जैसे इक्विटी मार्केट में निवेश कर लिया, लंबे समय के लिए सिस्टमैटिक निवेश करना है, फिर चढ़ तो गया सोना ज्यादा, हम्म। तो एसेट क्लास का चुनाव कैसे करते हैं? और अभी देख रहे हैं हम, सोना जिस तरीके से भागा, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ और इक्विटी को आउट परफॉर्म कर गया। अब मुद्दा ये है कि एक तो जो वही बात है, जो खरीद पाया वो तो बहुत खुश हो रहा है, और जिससे छूट गया वो बोल रहा है कि अब 1 लाख रुपए पे सोना खरीदूं, कहीं अब पछतावा तो नहीं होगा? देखिए वापस मैं आता हूं कि एसेट एलोकेशन जो है ना, वो एक खाने की थाली की तरह है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम दाल, सब्जी, रोटी, चावल, अचार, सैलेड और थोड़ा मीठा भी रखते हैं। ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं कि पूरी थाली जो है हमारी सिर्फ मीठे की थाली बन रही है, या पूरी थाली में सिर्फ चावल है, या पूरी थाली में सिर्फ दाल है। तो एसेट एलोकेशन जब आप करते हैं, जब हम अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि अपने एसेट में 5 से 10% आप गोल्ड में जरूर निवेश करें। तो जिन लोग भी पिछले 2 साल से, जैसे मैं पर्सनली खुद भी मैं गोल्ड को थोड़ा अलग से ट्रेड करता हूं। मैं गोल्ड में सिप ऑन डिप करता हूं। जब भी गोल्ड गिरता था तब मैं खरीदता था। तो पीछे गोल्ड जब एक बार 80,000 के आसपास आया था, 85,000 के आसपास है, तो थोड़ा वो वापस गिर गया था, 77,000 तक आ गया था। तो उस समय मैंने कंटिन्यूअसली बाय किया। तो जब वो बाय किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्वांटिटी बढ़ गई, और क्वांटिटी बढ़ गई तो आज मैं उसका फायदा उठा पा रहा हूं। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई चीज इसी लेवल पे रुक जाएगी। जब गोल्ड 4,000 होता था 10 ग्राम का, तब भी मेरे पेरेंट्स को वो बहुत महंगा लगता था। जब गोल्ड 25,000 हुआ 10 ग्राम का, तब भी मेरे को बहुत महंगा लगता था। जब गोल्ड 50,000 हुआ तो भी महंगा लगता था। तब 75,000 हो गया तो भी महंगा लगता था। आज लाख रुपए तो भी महंगा लगता है। पर एसेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। एसेट डेफिनेटली जो है एक लॉन्गर पीरियड में आपको रिटर्न देके जाता है। वापस ये बात वही आती है कि आप पिछले 2-3 साल को मत देखिए, अगर आप पिछले 10 साल में गोल्ड को देखेंगे तो आपको फिर भी एक 9 से 11% का सीएजीआर दिखेगा।
जो कि निफ्टी के अराउंड आपको मोटा मोटी सेम या उससे निफ्टी थोड़ा बेटर कर दिया शायद। तो 9-10 साल के होराइजन में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड वही आपको 9-10-11% के CAGR पे आपको दिखेगा। कभी भी हम ये 2 साल 3 साल के होराइजन पे इन्वेस्टमेंट्स को नहीं देखते हैं, क्योंकि हम 2-3 साल में बेच के कुछ नया तो खरीदने नहीं वाले, हम तो इसी में लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 10 साल 15 साल के होराइजन में इस इंस्ट्रूमेंट ने क्या रिटर्न्स दिए हमारे। मतलब बुफे वाली थाली बनानी है, यानी कि बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए आपके खाने की ना। हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए। काफी लोग मुझे कहते हैं सर क्रिप्टो करूं कि नहीं करूं, बिल्कुल करो। आप हम्म। बिल्कुल करना चाहते, आपको लगता है भाई क्रिप्टो में आपको पार्टिसिपेट करना है तो करिए। पर ऐसा मत कर दीजिए कि पूरी थाली फिर क्रिप्टो की कर दीजिए कि मैं 100 का 100% पैसा क्रिप्टो में डाल दूंगा। क्रिप्टो जैसे एसेट क्लास में, डिजिटल एसेट क्लास में, जहां पे अभी थोड़ी क्लैरिटी कम है पर आपको रिटर्न्स की अपेक्षा ज्यादा रहती है, तो गुलाब जामुन की तरह आप 10 गुलाब जामुन नहीं खा सकते लंच के साथ, आप एक गुलाब जामुन खा सकते हो, अधिकांश 2 गुलाब जामुन खा सकते हो, नहीं तो मीठा हो जाएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी थाली में अगर आप क्रिप्टो जैसा भी इंस्ट्रूमेंट रखना चाहते हो आप रख सकते हो, पर उसको नियमित एक लेवल पे रखिए, ऐसे मत रखिए कि पूरा ही फिर वो खाने लग जाएगा। फिर थाली, गुलाब जामुन, और भी कुछ बोल दो, मुंह में पानी आ रहा है। आपका आपका कौन सा फेवरेट खाना है ये भी बता दो। लगे हाथ की, अब हाँ, थाली की बात अब ही तो तो। अब तो देखो वेजिटेरियन शाकाहारी में जो मिल जाए बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत पसंद करता हूँ। काफी लोगों को कॉन्ट्ररी लगेगा पर मेरे को करेला बड़ा पसंद आता है। तो करेले की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, तो काफी कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट है ये, बट मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली वो। आमतौर पे ऐसे में ना लोग राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल कह के निकल जाते हैं। करेला हाँ। बोलते हैं, बताओ आप। इन्वेस्टर हूं ना। ठीक है, तो वैसे अच्छा, मार्केट पे आते हैं, वो ना आईपीओ को भूल गए लोग। अचानक से हाँ। एक आईपीओ खड़ा हो गया हमारे आगे, एथर एनर्जी। अब हम्म। गिर रहे थे तो कंपनी आई नहीं, रकम जुटान को पता था भैया कोई पैसे तो देगा नहीं, अब एथर एनर्जी आई है हिम्मत करके। इसमें पैसा लगाना ठीक है सर, ये इशू साइज है 2,981 करोड़ रुपए का। हम्म। देखिए मैं वापस आता हूं। आप अगर प्री आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हैं, देखिए दो तरह से आईपीओ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप जनरली लिस्टिंग गेन्स के एंगल से देखते हैं, या फिर आप देखते हैं कि यार प्रोडक्ट और कंपनी बहुत जबरदस्त है और ओवर लेट्स से नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स इस स्टॉक में 10 गुना जाने की क्षमता है, क्योंकि ये एक नए स्पेस में आ रही है और एक अच्छी मैनेज्ड कंपनी है, जो भी है, जो भी आपके माइंड में उसको लेके अधिक ये होंगे। देखिए मैं पीटर लिंच की एक बात का दीवाना हूं। मतलब पीटर लिंच एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने किताब लिखी थी वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि यू शुड नो व्हाट यू आर बाइंग एंड यू शुड नो व्हाई यू आर बाइंग। आप कोई भी चीज क्यों खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। हमारी घर की गृहिणी से देखिए, आपको उनके घर पे, हमारे घर पे अगर कोई गेस्ट आ रहा होता है तो वो सब्जी खरीदने जाती हैं बेस्ट जगह से जहां पे सबसे अच्छी सब्जी मिलती है, ठीक है, और वो भी उधर चेक करेंगे क्या खरीदे। अच्छा आज मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो मेरे को पनीर की सब्जी खिलानी है या ये वाली सब्जी खिलानी है, तो वो जाके चेक। अच्छा अगर घर के लिए नॉर्मल सब्जी चल रही है, नॉर्मल घर के खाने के लिए चल रही है, कोई गेस्ट नहीं आ रहा है, तो दूसरी जगह से खरीद लेंगे। तो वाई यू वॉन्ट एंड वॉट यू वॉन्ट, आप क्या खरीदना चाहते हैं और क्यों खरीदना चाहते हैं, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। तो मैं तो घर की गृहिणी को कहता हूं उनको ज्यादा अच्छा पता होता है ये सब मामले में। तो एथर एनर्जी या कोई भी आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले समझ लीजिए आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। आप जाके चेक करिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। हम जिसे गुजराती में कहते हैं बाजार सू कहे छे, मतलब बाजार का फील क्या है उस पर्टिकुलर चीज को लेके। तो इन दैट केस मैंने अभी चेक नहीं किया, जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर वो पॉजिटिव है, 60% है, 70% है, 40% है, पर वो 30% इन्फ्लेट है। करके बताया जाता है सर, सभी ये बोलती है कि आप कर सकते हो इन्फ्लेट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स को, और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की पोजीशन बनवा दो आईपीओ में, एंकर हम्म। इन्वेस्टर्स बुक कर दो, और उसके बाद फिर आईपीओ में ऐसा लगता है ठीक। बहुत सब्सक्रिप्शन आए हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ऊपर हो जाता है। तो इसका दूसरा मैं आ ही रहा था उस पर कि दूसरा ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ आप सब्सक्रिप्शन लेवल्स देखिए कि सब्सक्रिप्शन लेवल में आपको क्या दिख रहा है कि क्या सारी कैटेगरीज में प्रॉपर्ली सब्सक्राइब हुआ है मामला, और कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है एक एक कैटेगरी में। जितना ओवर सब्सक्राइब होता है उतना ही उसका चांस बड़ा होता है कि उसमें प्रीमियम आएगा। पर एक चीज और याद रखिएगा, जितना ओवर सब्सक्राइब होगा उतना चांस का आपका मिलने का कम हो जाता है। फिर आपको वो टेक्निक्स लगानी पड़ती है, निंजा टेक्निक्स की, अपने घर वालों के सबके करवा दिए, 7-8 अकाउंट से डलवा दिए, तो फिर तो आपको सिर्फ 14-15 हजार रुपए का, बिकॉज एक लॉट जो होता है वो 15 हजार रुपए से नीचे नीचे का ही होता है, ये रूल है बेसिकली। तो आप 15 हजार में अगर आपको 20% भी मिल रहा है तो आपका लिस्टिंग गेन सिर्फ 3 हजार रुपए का होने वाला है। तो क्या क्या पतमारी के लिए इतना ज्यादा टेंशन लेना चाहते हो, वो मर्जी आपकी है। वैसे मैं आईपीओ के लिए एक बात कहता हूं, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग आईपीओ को लेकर वो बड़ी सिंपल है। जो अच्छा है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो अच्छा नहीं। हम्म। तो जो भी आपको अच्छा आईपीओ आ रहा होगा जिसमें सक्सेस होने का चांस होगा वो मिलता ही नहीं है, अलॉट ही नहीं होता, क्योंकि इतनी भीड़ होती है उसके पीछे। और जहां भीड़ नहीं होती वो अच्छा नहीं होता, वो वैसे ही डिस्काउंट पे खुलता है, तो आप मार्केट से ले लेना जिस दिन खुलेगा, या फिर बहुत कम प्रीमियम पे लिस्ट होगा। तो आई थिंक अगर आपको क्लियरली पता हो कि आप क्यों खरीदना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। और अगर आपको ये सब मगजमारी में नहीं पड़ना है, तो छोड़ दो, पब्लिक मार्केट्स में उसको आने दो।
पब्लिक मार्केट्स में खरीद लेना, 10-20% फालतू महंगा खरीद लेना, आप क्या कर सकते हो आप। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज हाउ आईपीओ शुड बी ट्रेडेड। आईपीओ इज अ फ्रेंजी। मेरे हिसाब से आईपीओ जो है वो आम रिटेल निवेशक के लिए चीज है ही नहीं, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा उस पर पार्टिसिपेट करके फायदा नहीं मिलता है। अच्छा, ये बात सबको पता है कि सेकेंडरी मार्केट पे पास्ट रिटर्न्स को देख के फ्यूचर रिटर्न तो नहीं पता लगते।